दोस्तों, एक नौजवान महिला होती है जो कि पिछले 3 सालों से विधवा थी, लेकिन वो दिन रात किसी से बातें किया करती थी। एक दिन रात को उसके फोन पर फोन आता है। उधर से वो शख्स था, वो कहता है, हेलो मेरी विधवा रानी, कैसी हो। दोस्तों, इस बात पे वो औरत जवाब देती है, कम से कम यार तुम तो मुझे विधवा मत कहो। सारी सच्चाई तुम्हें पता है, सारी हकीकत तुम्हें मालूम है, फिर भी ऐसी बातें करते हो। दोस्तों, उसके बाद वो औरत वीडियो कॉल पर उस व्यक्ति के सामने ही अपने कपड़े बदलती है। लाल साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, एक सुहागन की तरह ही सजती संवरती है। उसके बाद वीडियो कॉल पर शुरू हो जाती है। दोस्तों, दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी इस करतूत को, इस अनहोनी को कोई तीसरा भी देख रहा है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की है। गोंडा जिला अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र बेसिया चैन गाँव की ये कहानी है। दोस्तों, जो महिला होती है उसका नाम होता है गुड़िया। गुड़िया की शादी बेसिया चैन गांव निवास करण से होती है और करण के अलावा उसके परिवार में उसके 3 भाई, पिताजी भरा पूरा परिवार होता है। दोस्तों, कुछ दिन गुड़िया देवी और करण पति पत्नी के रूप में मौज करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पारिवारिक कलह झगड़ा शुरू हो जाता है। एक दिन जो गुड़िया थी रोते बिलखते तड़पते थाने पहुंच जाती है और थानेदार से कहती है कि साहब मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थानेदार साहब शांत कराते हैं, बोलते हैं शांति पूर्वक से जो कुछ हुआ है उसे बताओ। बोलती है साहब मेरे परिवार में जो 3 देवर हैं, श्याम, अर्जुन, आज्ञाराम, इन तीनों के अलावा मेरे ससुर जी भी है, इन चारों की नीयत ठीक नहीं है। पूरी जायदाद जो है वो अपने नाम कर लेना चाहते हैं। इस पर जब मेरे पति ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन लोगों ने उसे मार डाला है। उसके बाद लाश को गायब कर दिया है। मैं किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ। जिस तरीके से वो तड़प रही थी, बिलख रही थी, बिलाप कर रही थी, थानेदार साहब तुरंत कार्रवाई करने के लिए निकल जाते हैं और बेसिया चैन गांव को घेर लेते हैं। उसके बाद चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है कहीं भागने से पहले। गिरफ्तार करने के बाद थानेदार साहब पूछते हैं कि ये बताओ तुमने करण की लाश को कहाँ छुपा रखा है। दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि साहब हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम अपने परिवार के ही, अपने भाई की ही हत्या क्यों करेंगे। जिसने आपके सामने ये रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो गुड़िया है, आप उसी से पूछिए, क्या पता उसने ही कुछ करवाया हो। साहब हमने तो कुछ नहीं किया है। तो दोस्तों, अब थानेदार साहब उसकी तरफ देखते हैं। उसकी मासूमियत को, उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये महिला भी कुछ कर सकती है, अपने पति के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। दोस्तों, पुलिस जो है शुरू से लेकर अंत तक इन्हीं चारों लोगों को आरोपी मानती है। हत्या के आरोप में इन पर FIR दर्ज करती है और हत्यारों के रूप में कोर्ट में पेश करती है। अब दोस्तों, हत्या का केस दर्ज होने के बाद उन्हें तुरंत जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जो है लाश को ढूंढने में लग जाती है। दोस्तों, अब जो गुड़िया देवी थी वो तो विधवा हो चुकी थी। दोस्तों, एक ही परिवार के 5-5 सदस्यों का, 5-5 पुरुषों का ये हाल हो जाता है। एक की हत्या हो जाती है, 4 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है, पूरा गाँव सदमे में आ जाता है। दोस्तों, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके घर की जो महिलाएं थी, वो जेल में मुलाकात के दौरान जब जाते थे तो वो यही पूछते थे कि ये बताओ उसकी लाश मिली के नहीं। ये लोग पूछते थे कि तुम लोग बताओ तुमने उसे मारकर कहाँ फेंक दिया है, कहाँ छुपा दिया है। वो लोग बोलते थे पागल हो, अगर हमने मारा होता तो कम से कम तुम लोगों को तो बताते, लेकिन तुम लोगों को सच्चाई पता है। अगर लाश मिल जाती, कम से कम पुलिस को भी सच्चाई की पता चल जाती और हम लोगों को राहत मिल जाती। दोस्तों, इस दौरान जो गुड़िया थी वो दिन रात किसी से बातें किया करती थी, क्योंकि ये बात आधी रात के बाद ही करती थी, जब सारे लोग सो जाते थे।
रात के सन्नाटे में जो आवाज है कुछ इनके भी घर में जाया करती थी, क्योंकि सबका घर सटा हुआ था एक दूसरे से, तो इनके भी घर में जाया करती थी। दोस्तों एक दिन जेल में मुलाकात के दौरान जो ननकित है वो पूछते हैं घर की महिलाओं से कि जो गुड़िया देवी है, जो घर की बहू है, वो कैसी है। महिलाएं कहती हैं तुम उसको बहू कह रहे हो, वो इतनी निर्लज्ज औरत है। करण के मरने के बाद वो तभी से न जाने किससे रात दिन बातें करती है और ऐश कर रही है। बस यही कहती है कि हमारे रास्ते के जो रोड़े थे वो हट गए हैं, अब हमको कोई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों जब ये बात सुनते हैं तो बोलते हैं तुम लोग पता करो, तुम लोग औरतें हो, ताका झांकी किया करो, किससे बातें करती है, क्या बातें करती है। दोस्तों उस दिन के बाद से ये लोग मुखबरी शुरू कर देते हैं। एक दिन खिड़की से कोई औरत उसको देख रही है, कोई झांक रही है। ऐसे ही रात के 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, तो उसके फोन पर वीडियो कॉल आता है जिसमें वो बातें कर रही थी। बात करते करते वो अपने सफेद कपड़े उतार देती है, लाल साड़ी पहन लेती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र, ऐसे सजती संवरती है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सजती है। दोस्तों उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू होता है तो सुबह तक चलता है। अब दोस्तों ये लोग देख रही थी कि ये कैसे कैसे कर रही है, लेकिन फोन में अगला कौन है ये कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद से फिर ये लोग देखती है। ऐसे जब कई दिनों तक चलता है तब वो जाती है एक बार फिर से सारी महिलाएं थाने। कहती है साहब जिसका पति मरा है वो तो ऐश कर रही है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और हमारे परिवार वालों ने उसको मारा भी नहीं है, लेकिन वो लोग जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। कुछ तो रहम करो, आप फिर से जांच करो, कुछ कार्रवाई करो। दोस्तों उसके बाद थानेदार साहब गुड़िया को बुलाते हैं, बोलते हैं कि गुड़िया देवी तुम ये बताओ कि किससे बातें करती हो। तो कहती है साहब आप एक भारतीय नारी का अपमान कर रहे हो, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ, मेरे ऊपर इस तरीके से लांछन लगा रहे हो, तो ना सिर्फ आप मेरा अपमान कर रहे हो बल्कि आप पाप भी कर रहे हो। थानेदार साहब शॉक्ड रह जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं इस बात का। फिर वो वहाँ के एसपी होते हैं गोंडा के विनीत जायसवाल, उनको बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है कि एक औरत लाश मिली नहीं है, उसके पति की हत्या हो चुकी है, उसके ही घर वाले 4 लोग हैं जेल में बंद हैं, तो वो औरत इस तरीके से किसी से बातें करती है तो क्या किया जाए इसमें। तो उनने तुरंत बोला कि उसके फोन की ट्रैकिंग शुरू करो, उसके बाद उसके नंबर को CDR पे डाल दो, पता चले किस किस से बातें करती है, क्या क्या करती है, कब कब करती है। कुछ तो ये सब करने के बाद पता चला कि वो जिससे बातें करती है वो कोई गुजराती व्यक्ति है। पुलिस की एक टीम गठित की गई, जो पुलिस के अधीक्षक थे विनीत जायसवाल सिंह ने पुलिस की टीम गठित करी। उसके बाद उसको गुजरात के लिए रवाना किया। अब दोस्तों वो फोन की ट्रेसिंग करते करते गुजरात के जिला कच्छ पहुंच गए, जहाँ पर वो व्यक्ति जो है काम कर रहा था। पुलिस जब जाके उसको पकड़ती है, उसका चेहरा देखती है दोस्तों, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस करण के हत्या के जुर्म में उसके परिवार वाले जेल की सजा काट रहे थे, ये वही करण होता है, गुड़िया का पति होता है। वो लोग उसको हिरासत में लेते हैं, गोंडा लेकर आते हैं, एक वेश्या चैन लेकर आते हैं उसके गाँव पर। सारे लोग उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। गाँव वाले बोलते हैं अरे यार ये तो जिंदा है, और इसके ही 3 भाई और इसके पिताजी पिछले 3 साल से जेल में सड़ रहे हैं। इसकी पत्नी जो है विधवा का भेष बनाकर घूम रही है, इसने अपनी पत्नी को भी इसका मतलब धोखा दिया है। अभी तक किसी को ये पता नहीं था कि आखिर में माजरा क्या था। दोस्तों जब पुलिस गुड़िया देवी और करण से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि परिवार को तबाह करने के लिए, फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए इन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची थी। लेकिन दोस्तों पति पत्नी दोनों प्लान बनाते वक्त ये भूल गए कि करण कभी गाँव आएगा तो कैसे आएगा और गुड़िया देवी का क्या होगा। दोस्तों चूंकि गुड़िया देवी को शक था कि गुजरात में कहीं शादी न कर ले, किसी के बहकावे में न आ जाए, इसीलिए जो है रोज अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए, कि उसको ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, रोज यही नाटक करती थी। रात को फोन पर साड़ी पहनती थी, सुहागन बनती थी और इस तरीके से जो है उससे बातें करती थी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे शातिर लोग हैं, इन दोनों को न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में जेल
भेज दिया जाता है। चारों लोगों को राहत मिलती है, बेचारे 3 साल बाद अपने घर आते हैं। ऐसे ऐसे 7 लोग पड़े हैं। तो दोस्तों, रही कहानी आपको कैसी लगी? जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।